नमस्कार। हमारे अतिथि कार्यक्रम में मैं नीलम मलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारे अतिथि डॉक्टर शंकर गोयनका। आप एक प्रेरक वक्ता हैं, आप लेखक हैं, आप शिक्षक हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों से आप लगातार समाज की बेहतरी के लिए काम करते रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आपसे प्रेरित हुए हैं। डॉक्टर शंकर गोयनका, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, मुझे बुलाने के लिए। आपसे बहुत सारे सवाल हैं पूछने के लिए, लेकिन जो शुरुआत है वो ऐसा करते हैं कि आपके बचपन से ही करते हैं। आप आज पूरी दुनिया में एक जाना पहचाना नाम है, लेकिन जब शुरुआत हुई थी, जो बचपन था वो कैसा था? उसकी कौन सी स्मृतियां हैं जो आज भी आपके साथ हैं? तो मैम, यदि बचपन की बात मैं करूं तो मैं मेरे घर का दूसरा बच्चा हूं। पिताजी नॉन इंडस्ट्रियलिस्ट रहे और मैं उनके साथ ही पहले रहा। फिर मैं पिलानी पढ़ने गया, फिर मैं बॉम्बे गया। बॉम्बे मैंने पढ़ाई करी सिडनम कॉलेज में, और ये सब और भी आगे पढ़ाई करी। पर उसके बाद में चूंकि बाबूजी हरदम चाहते थे कि मैं बिजनेस में आऊँ, तो मैंने उनका बिजनेस उनके साथ में ज्वाइन करा जी। और वहां से एक व्यापारिक लाइफ की शुरुआत हुई। और उनका बिजनेस ज्वाइन करने से पहले उन्होंने मुझसे जॉब कराई, नौकरी कराई, और उन्होंने चाहा कि मैं पहले बाहर का एक्सपीरियंस लेके फिर घर में आऊं। और मेरे फादर ने हरदम मुझे एक बात सिखाई कि इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू शुड हैव समवन हु इज मोर इंटेलिजेंट देन यू। तो वो ये कहते थे कि बेटा, अक्सर जो आदमी व्यापार करता है या बिजनेस करता है उसको लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, पर ऐसा नहीं होता है। सारे फैसले अनुभव के साथ आपको लेने पड़ते हैं। जी, जब हम आपके परिवार के बारे में बात करते हैं तो बहुत ही सफल उद्योगपति परिवार की छवि मन में उभरती है। ऐसे में आप बिल्कुल एक अलग तरह के पेशे में कहें या ये कहें कि अलग तरह की शख्सियत आप बन गए हैं। जब आपने ऐसा सोचा कि आप जो ट्रेडिशनल आपका काम चलता आ रहा है घर पर, आप फैमिली को इस काम में ज्वाइन ना करके कुछ और करना चाहेंगे, तब वो परिस्थिति कैसी थी? देखिए, क्या हुआ कि बाबूजी साथ काम करने का मौका मिला, पर ऐसा नहीं मैं खुश नहीं था, मैं बहुत खुश था। और मेरे पिताजी एक सफल उद्योगपति रहे जी। आज भी परिवार का बहुत अच्छा काम है। पर मेरे मन में कहीं ना कहीं लगा कि शायद मैं इसके लिए नहीं बनाऊं, क्योंकि मुझे ये तो बात समझ में आती थी कि पैसा कमाना एक बात और खुश रहना एक बात है। तो कुछ ऐसा घटा, और वो मेरे बच्चों की वजह से घटा, कि मुझे लगा नहीं, मुझे व्यापार के अलावा परिवार पे ध्यान देना चाहिए जी। तब मैंने पिताजी को जाकर कहा कि जी मैं इंडस्ट्री नहीं रहना चाहता हूँ, मैं कुछ और करना चाहता हूँ। तो बोले क्या करेगा? मैंने कहा जी मैं पढ़ाना चाहता हूँ। और मेरे फादर एकदम भड़क गए, गुस्सा हो गए, कहा कि गेट लॉस। और आपने एक वर्ड सुना होगा कि एज इट इज वेयर इट इज बेसिस। तो मेरे को कहा कि यू शुड लिव एज इट इज वेयर इट इज। तब मेरी जेब में सिर्फ 100 रुपए थे, और मेरी भी पता नहीं क्या मन में आया, कुछ आगे नहीं सोचा, कुछ पीछे नहीं सोचा, और मैंने कहा ठीक, और मैं घर से निकल गया। तो नांदेड़ से एक ट्रेन आती है, सचखंड एक्सप्रेस, उसके अनरिजर्व कंपार्टमेंट में बैठ के मैं दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन उतरा। और रास्ते भर मेरे मन में आया कि ये मैंने क्या किया, और उसी कन्वर्सेशन अपने मन से, अपने दिल से, अपने आप से करता हुआ मैं जब दिल्ली पहुंचा। अब मैं उतर तो गया दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन, पर मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं? एक मन में शर्म, एक मन में डर कि लोग क्या कहेंगे। क्योंकि ये भी अनुभव किया कि आप जब कुर्सी के उस पार होते हो और जब इस पार होते हो तो दोनों में बहुत फर्क है। तो मैं यहाँ आया, मैं क्या करूं, मुझे ये भी नहीं समझ में आया। तो मैं 3 रात जो है निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन रहा, और मैंने कुछ कोशिश करी। somehow I met someone। यानी अच्छा क्या करेगा? मैंने कहा जी मुझे कुछ काम चाहिए। अच्छा, मेरा शरीर दिखने में तो मैं कुछ ऐसा नहीं दिखता था कि भाई कोई मैं बहुत मतलब नीडी परिवार से हैं। और वो मुझे समझ भी नहीं पाए। ईश्वर आपका साथ देता है, वो मेरे लिए शायद एक भगवान बन के आए। दैट इज हाउ आई स्टार्टेड माई करियर। वहां जॉब की, फिर मन तो पढ़ाने का था जी, तो पढ़ाना शुरुआत करी, स्कूल्स में गया, और मैंने कहा कि मैम ये मेरे पास तैयारी है, मैं कुछ ये करना चाहता हूँ। आई स्टार्टेड। फिर उसके बाद में और आगे काम किया, आगे पढ़ाई करी जी। फिर मेरे मेंटोर हैं साउथ अफ्रीका में, डॉक्टर क्यूबस नीतिंग, उनके पास मैंने ट्रेनिंग ली, उनके हाथ में मैंने मास्टर ट्रेनिंग करी, प्रैक्टिशनर करा, कोर्स करा। और वो एक होल ब्रेन रिसर्च के ऊपर प्रोग्राम है जो कि दुनिया में बहुत ही पॉपुलर है। उसको मैं भारत में स्कूल्स, कॉलेजेस, कॉर्पोरेट्स, क्लब्स, अलग अलग हॉस्पिटल्स के अंदर मैं पढ़ाने लगा, और ईश्वर ने खूब रक्षा करी और अपनी एक नई पहचान मिली, एक अपना नाम मिला। श्रोताओं को यहाँ ये जरूर बताना चाहूंगी कि 3 रात निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर बिताने वाली जो शख्सियत आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं, आप 10 लाख से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा चुके हैं, उनको ट्रेन कर चुके हैं, और अपनी वाणी से आप उनको ऊर्जा से भरते हैं। 1.5 लाख से अधिक जो शिक्षक हैं, आप उनके भी शिक्षक हैं।
PSUs में आप जो हैं वो लोगों को मेंटोर भी करते हैं और साथ में आप जो अनाथ बच्चे हैं उनको एक सुरक्षित भविष्य भी प्रदान करते हैं। मैं चाहूंगी डॉक्टर साहब आप इस बारे में भी जरूर बताएं कि कैसे ये विचार आपके मन में आया कि बच्चों को गोद लिया जाए और फिर उन्हें पढ़ाकर उन्हें एक अच्छा करियर दिया जाए, एक अच्छा जीवन दिया जाए। ऐसा है कि मेरा ये जीवन में मानना है कि ओनली हैप्पी पीपल प्रोड्यूस हैप्पी रिजल्ट। आप घर में खुश हैं तो आप काम पे खुश हैं, और यदि आप काम पे खुश हैं तो शाम को आप घर होके खुश होके लौटेंगे जी। तो ये जो बच्चों की बात चली, ये भी इसकी इजाद निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे हुई। शाम का वक्त था और मेरे पास 2 बच्चे प्लेटफॉर्म पे घूम रहे थे और वो मेरे पास आ गए, मेरे पास चुपचाप बैठ गए जी। तो मैंने पूछा कहाँ के हो, क्या हो। 3-1 साल की उनकी उम्र होगी। बस वो कुछ बोल नहीं रहे थे, मुझे झांक रहे थे, मुझे देख रहे थे। फिर चूंकि मैं उनके प्रति, क्योंकि मेरे पास भी कोई काम नहीं था, मैं भी खाली था, मैंने कहा अच्छा मेरे पास आ जाओ। तो मेरे पास जो कंबल थी उसमें आके बैठ गए। तो मेरे पास 80 रुपए बचे थे। तो मैं बाहर गया, उनके लिए 2 कप चाय और एक बिस्किट का पैकेट लेके आया। तो मुझे तो ये लगा कि कोई आएगा इनको लेने के लिए या कोई ढूंढेगा प्लेटफॉर्म पे। अब चूंकि मेरे पास खुद के पास कुछ नहीं था, मेरे पास खुद खाने का कोई ठिकाना नहीं था, और वहां से मुझे एक प्रेरणा और मिली कि यदि आपको अच्छा काम करना है तो उसके लिए पैसे की जरूरत नहीं होती, उसके लिए भावना की जरूरत होती है जी। और आज वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि देश को हमने 3 डॉक्टर दिए, कई CA दिए, कई CS दिए, बहुत सारे इंजीनियर दिए जी। और आज हमारे बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि दे गो टू गुड स्कूल्स, और ईश्वर देता गया, कारवां बनता गया, लोग जुड़ते गए। आपने उन बच्चों को तो सहारा दिया ही जिनका कोई नहीं था, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें आपके मार्गदर्शन की जरूरत है, जिनका परिवार उन पर बहुत कुछ खर्च कर रहा है, उनके साथ खड़ा है, लेकिन वो बच्चे कहीं ना कहीं अंदर से किसी ना किसी द्वंद्व में उलझे हुए हैं। हमारे पास रिसोर्सेज भी बहुत हैं और युवा भी बहुत अधिक संख्या में हैं। ऐसे में कई बार भटकाव इसलिए है क्योंकि एक तो सूचना का आधिक्य है, सब कुछ बहुत आसानी से हमारे अपने मोबाइल पर हमें मिल जाता है, इंटरनेट के माध्यम से मिल जाता है। किसी भी व्यक्ति को करियर का चुनाव किस आधार पर करना चाहिए? तो मैम, चूंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे जाने का मौका मिलता है जी, और मैं बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ाने भी जाता हूँ, और करियर की बात तो बच्चों से अक्सर करता ही हूँ। कोई भी बच्चा चाहे कि मुझे क्या करना है, तो मुझे लगता है सबसे पहले उसको अपने कॉपी पेन पे लिखना चाहिए क्या ऐसा काम है जिसको यदि मैं 15 घंटे करूं तो मैं बोर नहीं होऊंगा। तो मुझे लगता है जैसे इंडस्ट्री के अंदर आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हो, वही लाइफ में करियर बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना चाहिए जी। क्योंकि जैसे ही बच्चा 14 साल से 18 साल के बीच में रहता है तो उसके बोन्स चेंज होते हैं, उसके हार्मोन चेंज होते हैं, उसका जो एडेनियम ब्रेन में चल रहा होता है वो काफी मात्रा में बढ़ता है। तो ही इज लॉट इनटू थिंकिंग प्रोसेस। कभी क्रिकेटर को देखता है मैं क्रिकेटर बन जाऊं, साइंस को देखता है मैं ये बन जाऊं, कभी कहता है मैं एस्ट्रोनॉट बन जाऊं, कभी कहता है मैं फोटोग्राफी बन जाऊं, क्योंकि इतना सारा ओपन है जी। तो उसको अपना पहले लिखना चाहिए, उसमें से छांटना चाहिए और फिर उसके ऊपर काम करना चाहिए। रही पेरेंट्स की बात जी, तो चाहे कल का पेरेंट हो, चाहे आज का हो, चाहे आने वाले में हो, हम सब अपने बच्चों से वो कराना चाहते हैं जो हमारे साथ बीता, या जो मैं नहीं कर पाया वो मैं अपने बच्चे से कराना चाहता हूं जी। अब इसको आप न बदल सकते न कुछ कर सकते, तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि पेरेंट्स अपने बच्चों की सुने जी, उनके साथ एक संवाद डेवलप करें। क्योंकि मैं अक्सर ये कहता हूं कि लाइफ संपर्क बनाना नहीं है, जिंदगी का नाम संबंध बनाना है। चाहे वो आपका अपने आप से हो, अपने परिवार के लोगों से हो, चाहे अपने बच्चों से हो, चाहे आपके कलीग से हो। जब आप घर में जाते हैं शाम को, तो जैसे आप घर से तैयार होकर ऑफिस के लिए बाहर जाते हैं, वैसे ही जब आप घर जाएं तो उसके पहले रुकें, अपना चेहरा साफ करें, अपने बाल बनाएं और खुश होकर घर में जाएं। तो आप देखिए आपके घर का माहौल आपको बिल्कुल पॉजिटिव सा मिलेगा। तो सबकी बैठ के सुनिए। रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट गुड लिसनिंग जी। ये तो सर परिवार की बात हुई। परिवार से हमारा समाज बनता है, समाज से हम कहते हैं कि हमारा राष्ट्र निर्माण होता है और देश मिलकर दुनिया बनाते हैं। आप बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार सक्रिय हैं, बहुत सारे लोगों के साथ आप काम करते हैं। आपको क्या लगता है कि भारत को आज के दौर में, जब हमारे पास तकनीक भी है, हमारे पास स्किल भी है, हमारे पास लोग भी हैं, ऐसे में हमारे यहाँ व्यवहारिक तौर पर क्या ऐसी चीज़ें सबको अपने व्यवहार में लानी चाहिए, क्या बदलाव हमारे यहाँ होने चाहिए कि हम जब बाहर जाते हैं, देश से बाहर जब हम जाते हैं, जब हमारे लोगों से इंटरेक्शन होता है, वो हमें कहीं ना कहीं व्यवहारिक तौर पर ज़्यादा संतुष्ट दिखते हैं, शांत दिखते हैं, उनकी चीज़ों में एक अनुशासन होता है, उनके व्यवहार में कुछ गरिमा होती है जो कई बार हम अपने यहाँ थोड़ा कम पाते हैं। इसे हम कैसे बेहतर कर सकते हैं? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और वैलिड क्वेश्चन है आज के टाइम में। मैं बचपन से बाहर ट्रैवल करता आया हूँ, दुनिया के 58 देशों में मैं गया हूँ जी।
पहले में और अब में बड़ा फर्क आया। चाहे आप देश में रहें चाहे देश के बाहर रहें, मुझे लगता है कि आप सबसे पहले अपने आप पे काम करें। मैं शांत कैसे रहूं जी, मैं सुनूं कैसे अच्छे से, मैं अपनी बात को किस टोन में बात करता हूं इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका व्यक्तित्व तो आपके टोन पे बहुत निर्भर करता है। आप कितनी ऊंची आवाज में बात करते हैं, आप नीची, समय को देखकर बात करना आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट जी। दूसरा जो आपने कहा, जब हम यहाँ से बाहर जाते हैं, बात ही नहीं आप फॉरेन जाते हैं, इवन इंडिया में यदि आप दिल्ली से समझिए केरला जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं, जम्मू कश्मीर जाते हैं, उड़ीसा जाते हैं, पटना जाते हैं, कहीं भी आप जाइए, वहाँ के कल्चर के बारे में जानिए, वहाँ के सिस्टम के बारे में जानिए, वहाँ के लोगों के बारे में जानकारी यदि लेके जाएंगे तो कई चीजें ऐसी होंगी जो अवॉइड, क्योंकि भाषा का कल्चर का फर्क हर जगह है। यदि आप सीख के जाएंगे तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ थोड़ी सिंपलर होगी, बेटर होगी, बेहतर होगी और शायद आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे जी। और चलते चलते एक अंतिम प्रश्न मेरा आपसे, बदलते दौर में आज हमारे पास तकनीक के तौर पर AI उपलब्ध है, हम ड्रोन की बात करते हैं, अपने खेतों तक हम ड्रोन को ले जा रहे हैं। ऐसे में जो तकनीक है उसे आप हमारे समाज के लिए चुनौती मानते हैं? क्या उससे हमें कोई खतरा भी है? तो मैम 2021 में मुझे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिला और वहां पे ड्रोन के बारे में जब मेरी उनसे चर्चा हुई तो मैंने कहा कि सर, जो आपका सपना है जी कि किसान की आय डबल हो, किसान का इनपुट कॉस्ट कम कैसे हो और आउटपुट कॉस्ट कैसे बढ़े, उनके यदि हम उस पर काम करेंगे तो हमारे यहाँ की देश की सुधरेगी और ड्रोन की टेक्नोलॉजी लाना। तो बोले आप काम करिए। तो चूंकि मुझे तो मालूम था, मैं तो टीचर हूँ, पढ़ाने का काम करता हूँ और एग्रीकल्चर के बारे में मैं पढ़ा रहा था जी। तब मुझे पता लगा कि भारत में 1 एकड़ में पानी स्प्रे करने के लिए 1 एकड़ के लिए 150 से 200 लीटर पानी लगता है, दवाई लगती है। एक किसान 4 घंटे 5 घंटे लगाता है 1 एकड़ को छिड़कने के लिए। तो जब मैं IIT हैदराबाद के बच्चों को पढ़ा रहा था तो उन्होंने कहा कि सर, हम तो ड्रोन पे काम कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया वगैरह जितने देश हैं, इजराइल हो या चाइना हो, वो लोग ड्रोन पे काम करते हैं। वो ड्रोन लेके आए, हमने डेमो किया और हमने पहली बार जो है सवाई माधोपुर राजस्थान में डेमो किया। भावनगर में 1 अक्टूबर 2021 को हमने ड्रोन का स्प्रे कर दिखाया, वो बड़ा पॉपुलर हुआ। और 7 अक्टूबर 2021 को मन की बात में इसके बारे में बात करी और मैं ओवरनाइट जो है ड्रोन के नाम से जाना गया जी। उसके ऊपर हमने काम शुरू किया। आज हमारे 2 यूनिट हैं, एक फरीदाबाद में है, एक नोएडा में है और हम ड्रोन की अग्रणी कंपनी जो कि खेतों में जाके काम करती है। तो ड्रोन से जब आप स्प्रे करते हो तो जो 200 लीटर है मात्र 10 लीटर पानी लगता है। जो काम 5-6 घंटे में होता है वो काम खाली 5 मिनट में होता है। 30% दवाई कम लगती है, आपका आउटपुट 8% से 12% पड़ता है और सबसे बड़ी बात है ये एक्यूरेट है जी। भारत में 58,000 किसान सांप के काटने से मरता है और 4 लाख लोग बीमार होते हैं जब वो दवाई को सूंघते हैं। ड्रोन से ये सब बचाव होता है। अब रही खतरे की बात, तो सोशल मीडिया पे सब कुछ अवेलेबल है। आपका नजरिया है कि आप किस चीज को देखना चाहते हैं और किस चीज से आप खराब हो सकते हैं और किस चीज से आप एक सही रास्ते को पा सकते हैं। भारत में दिन पर दिन बहुत काम हो रहा है जी। ड्रोन की और ड्रोन दीदी के बारे में बात जरूर होती है। भारत की जो ड्रोन इंडस्ट्री है वो बहुत ही एग्रेसिव तरीके से इस लाइन पर काम कर रही है और आने वाले समय में ड्रोन से बहुत कुछ होगा, चाहे वो डिफेंस सर्विसेज हो, चाहे हमारी डिलीवरीज हो, चाहे मैपिंग हो, चाहे सर्वेलेंस हो, चाहे खेती में स्प्रे हो, चाहे सीड हो। जैसे अभी हमने गुजरात में, मध्य प्रदेश में और उत्तराखंड में ड्रोन से सीड की ड्रॉपिंग करी है फॉरेस्ट के अंदर जी। और आप मानेंगे जहां जहां फॉरेस्ट में हमने सीडिंग करी वहां का फॉरेस्ट एरिया बढ़ गया। यदि सब भारत के हर कोने में यदि हम सीड ड्रॉपिंग का काम करेंगे तो हमारे फॉरेस्ट अच्छे होंगे, घने होंगे। कृषि विमान, किसान का विमान मेरे ड्रोन का नाम है एंड वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट जी। तो कोई भी सेक्टर जो है वो आपकी सोच से अछूता तो रहा नहीं है। आपने सबके लिए काम किया, सबको आपने कुछ ना कुछ दिया। कहा जाता है कि अपनी सोच को काबू में रखिए क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। डॉक्टर शंकर गोयनका वो शख्सियत हैं जो सोच को सोचना सिखाते हैं। आप एक राह देते हैं, प्रेरणा देते हैं सभी को समाज में। तो आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने बहुत ज़रूरी बातें, बहुत अच्छी बातें बहुत ही आसानी से और सरल तरीके से हमारे श्रोताओं से साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कार्यक्रम की प्रोड्यूसर प्रभा कुमार के साथ मैं नीलम मलकानिया इस कार्यक्रम से अब लेती हूँ अनुमति। नमस्कार।